नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत आए हैं, जो विचारधाराएं आई हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जाना कि किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तारे का जीवन चक्र कैसा था, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस थी, अंत में जाकर के वो ब्लैक होल में समाहित हो गया, ये हम जान चुके हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वो है सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में किन लोगों ने अपने क्या क्या विचार दिए हैं और अपने विचारों के आधार पर उन्होंने किस तरीके से सौरमंडल की उत्पत्ति को बताया है। ठीक है, तो देखिए, सौरमंडल की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो इससे संबंध में जो भी परिकल्पनाएं आई हैं, जो सिद्धांत आए, उनको जानते हैं। तो इस क्रम में तीन प्रकार की विचारधाराएं, तीन प्रकार की परिकल्पनाएं सामने आई, जिसमें हमारी पहली परिकल्पना है अद्वैतवादी परिकल्पना। ठीक है, तो इसको जानने से पहले एक बात ये जान लीजिए कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित जो सबसे पहले विचार आए वो जर्मनी से आए, क्योंकि जर्मनी में सबसे ज़्यादा दार्शनिक ज्योग्राफर्स सब वहीं से हुए हैं। इसलिए सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे पहले विचार आए वो कहाँ से आए? जर्मनी से आए। और इसी क्रम में पहले विचार का निर्माण हुआ जिसे अद्वैतवादी परिकल्पना कहा जाता है, अर्थात मोनेस्टिक हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, अद्वैत का मतलब क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। अद्वैत का मतलब है कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति एक ही पॉइंट से बताना या एक वस्तु से बताना, वो क्या कहलाती है? अद्वैत कहलाती है। इसके बाद में जो दूसरी परिकल्पना हमारी आई वो आई डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस, अर्थात द्वैतवादी परिकल्पना। इसका मतलब है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति के संबंध में एक वस्तु का संबंध नहीं है, उसका मूल एक वस्तु नहीं है, अर्थात कोई दूसरी वस्तु भी उसके साथ है, इसीलिए उसको कहा गया द्वैतवादी परिकल्पना। ठीक है, फिर तीसरी जो परिकल्पना हमारी आई वो आई द्वितारक परिकल्पना। तो द्वितारक का मतलब यानी कि डबल स्टार हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अब जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो अद्वैतवाद का मतलब है कि अद्वैतवादी परिकल्पना में जो सौरमंडल की उत्पत्ति बताई है वो सिर्फ किससे बताई है? सूर्य से बताई है। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ सूर्य को ही जिम्मेदार बताया गया, किसके लिए? सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए। और इसमें मोनेस्टिक हाइपोथेसिस में दो मत सामने आए, वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारी गैसीय परिकल्पना, दूसरी है निहारिका परिकल्पना। ठीक है, गैसियस हाइपोथेसिस। ठीक, तो जो गैसियस हाइपोथेसिस है ये विचार आया था इमैनुअल कांट के द्वारा, यानी कि इमैनुअल कांट जर्मनी के एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक थे, बहुत ही अच्छे ज्योग्राफर भी थे उस समय के। इन्होंने सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में अपना पहला विचार दिया, जिसे क्या कहा जाता है? गैसीय परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई। तो ये जानते हैं कि इमैनुअल कांट ने किस तरीके से सूर्य से सौरमंडल की उत्पत्ति की है। तो देखो, कांट का मानना था कि अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष में बहुत सारी गैसें हैं। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि इन्होंने क्या माना कि अंतरिक्ष में गैसें हैं और इन गैसों को उन्होंने माना प्रीमोर्डियल गैसें, अर्थात आदिकालीन गैसें। तो इन गैसों में कुछ गैसें ऐसी थीं जो भारी थीं, कुछ गैसें हल्की थीं। तो जो भारी गैसें थीं उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, गुरुत्वाकर्षण बल था, वो क्या था? अधिक था। तो जो भारी गैसें होंगी जिनका ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा वो क्या करेंगी? हल्की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। और जब हल्की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी यानी कि तो धीरे धीरे भारी गैसों का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा तो गैसें उसमें क्या होंगी? और आकर्षित होंगी। जब गैसें और आकर्षित होंगी तब क्या होगा? आकर्षण बढ़ता जाएगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो एक पिंड का निर्माण हो जाएगा। एक पिंड का निर्माण होते ही उस पिंड का धीरे 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 क्या हो जाएगा? ऐसे करके आकार बढ़ता चला जाएगा। और जब उसका आकार बढ़ेगा तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गया, गैसें आई, गैसें बढ़ती चली गई, तो जैसे इसमें गैसें बढ़ेंगी तो इसका तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर भी उन्होंने बढ़ाया कि जिस तरीके से उस पिंड का आकार बढ़ा उसका टेम्परेचर बढ़ता चला गया। ठीक, अब आकार बढ़ गया, उसका आकार बढ़ जाएगा
तो अगर कोई पिंड है, जब उसका आकार बढ़ जाएगा और वो अपने अक्ष पर घूमेगा बहुत तेज गति से, तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, केंद्रापसारित बल है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो कांट था, कांट ने क्या किया, एक उस खगोलीय पिंड का क्या किया, आकार बढ़ा करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा दिया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ाने के बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या की उन्होंने 9 ग्रहों की उत्पत्ति की। और उन्होंने बताया कि जब इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा तब धीरे धीरे इससे क्या हो गया, 9 ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। लेकिन अगर इसकी बात करें कि कांट का ये सिद्धांत यहीं गलत हो जाता है। अगर किसी पिंड का आकार बढ़ता है तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने की बजाय क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर कोई पिंड मान लो आकार में बड़ा है तो उसका जो केंद्रापसारित बल है वो अधिक होगा कि कम होगा। तो दोस्तों यहाँ इस बात को याद रखना कि जब किसी पिंड का आकार बढ़ता है तो उसका केंद्रापसारित बल बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कांट की यहाँ आलोचना किस संदर्भ में होती है कि उन्होंने पिंड का आकार बढ़ाया, और आकार बढ़ाया तो साथ में क्या किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा दिया। ठीक है, और ये बढ़ाने के बाद में क्या की उन्होंने, 9 ग्रहों की उत्पत्ति की। अगर इन्होंने सूर्य से 9 ग्रहों की उत्पत्ति मानी है तो देखो यहाँ ये होना चाहिए कि अगर 9 ग्रहों की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति किससे हुई है, सूर्य से हुई है, तो उन ग्रहों की जो संरचना है और सूर्य की जो संरचना है वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। क्योंकि सूर्य किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो अगर ये सूर्य से ही बने हैं तब क्या हो जाएगा, उनकी संरचना भी एक समान होगी, यानी कि उनकी सतह पर भी क्या होगा, सूर्य जैसा द्रव्यमान होना चाहिए, सूर्य जैसी गैसें पाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं हम, कोणीय गति को लेकर के, एंगुलर मूवमेंट को लेकर के, कि अगर सूर्य से ही मान लो बृहस्पति ग्रह की क्या होती, उत्पत्ति होती। हम बृहस्पति के एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर। अगर जुपिटर की उत्पत्ति सूर्य से होती या बृहस्पति की उत्पत्ति सूर्य से होती तब क्या होता कि जो सूर्य का एंगुलर मूवमेंट है वो कितना है, 20% है, लेकिन जो जुपिटर का एंगुलर मूवमेंट है वो कितना है, 60% है। तो अगर इनकी उत्पत्ति एक जैसी होती तो उनका एंगुलर मूवमेंट, कोणीय गति भी क्या होती, एक जैसी होती, समान होती। तो यहाँ पर कांट की आलोचना की जाती है कि अगर इसकी उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से होती तो उसकी संरचना एक जैसी होती, उनका सबका एंगुलर मूवमेंट भी समान होता। इसके बाद में जो अगली हमारी हाइपोथेसिस आई वो आई निहारिका परिकल्पना, यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस। तो देखिए नेबुलर हाइपोथेसिस लेकर के आए थे लाप्लास। तो लाप्लास ने क्या कहा है इनके बारे में जान लेते हैं। यानी कि ऐसा लगेगा आपको कि सबकी थ्योरी सेम है, बस थोड़ी बहुत बातें सबने क्या की हैं, अलग अलग बताई हैं, बाकी की आलोचनाएं तो इनकी सेम रहेंगी। सबकी आलोचनाएं क्यों सेम रहेंगी, क्योंकि सबने ग्रहों की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति किससे करवाई है, सूर्य से करवाई है। तो देखिए ये जो था लाप्लास, इसने कहा कि अंतरिक्ष में एक नेबुला था जो बहुत ही गर्म था। ठीक है, तो नेबुला जो था वो गर्म था, गर्म होने के कारण ये है मान लो नेबुला। तो नेबुला था, अंदर का जो भाग था यानी कि इसकी जो हाइड्रोजन थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, हीलियम में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, और हीलियम में कन्वर्ट होगी तो इसके अंदर का जो कोर होगा, इसके अंदर की जो नाभिक होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक गर्म हो जाएगा। लेकिन इसकी जो बाहरी सतह है वो क्या हो जाएगी, ठंडी होगी अंदर के भाग की अपेक्षा। तो बाहर के भाग में क्या पाई जाएगी, हाइड्रोजन, और नीचे के भाग में या अंदर के नाभिक में क्या पाया जाएगा, हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, हीलियम में। तो अंदर का भाग ज़्यादा गर्म हो गया, बाहर का भाग ठंडा हो गया अपेक्षाकृत। तब अंदर का जो भाग है या बाहर का जो ठंडा भाग है वो अंदर के गर्म भाग पर व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, और व्यवस्थित नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, इससे टूट करके अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। और अंतरिक्ष में जब आ जाएगा तो उसका जो आकार है वो किस तरीके का हो जाएगा, एक फिलामेंट के आकार का हो जाएगा। और फिलामेंट के आकार का हो जाएगा तो वो इसी नेबुला के या सूर्य के ग्रेविटेशन फोर्स में आ जाएगा, ग्रेविटेशन फील्ड में आ जाएगा, और धीरे धीरे उसे एक एंगुलर मूवमेंट मिलेगा जिससे वो क्या करने लगेगा, सूर्य की परिक्रमा करने लगेगा। इस तरह लाप्लास ने ग्रहों की उत्पत्ति भी किससे बताई, सूर्य से बताई।
जो बात इमैनुअल कांट ने यहाँ कही थी कि ग्रहों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, सूर्य से हुई है, वही बात किसने कहा। लेकिन यहाँ इन्होंने सूर्य का यूज ना करके किसका यूज किया, नेबुला का यूज किया। नेबुला तो वही है, सूर्य है। तो यहाँ इनकी भी ये आलोचना होती है कि भाई साहब अगर सूर्य से ही सौरमंडल की उत्पत्ति होती तो इनकी संरचना एक जैसी होती, और संरचना एक जैसी होती तो इनका एंगुलर मूवमेंट भी एक जैसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने भी आगे कोई बात नहीं बताई। इसके बाद में जब अगला कदम बढ़ा, धीरे धीरे रिसर्च बढ़ती चली गई, खोजें बढ़ती चली गई, तो जो अगली परिकल्पना आई हमारी वो कौन सी आई, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस आई। और डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस में भी जो मत हैं उनको दो भागों में हमने डिवाइड किया है, यहाँ पर देख लीजिए। एक है हमारी ग्रहाणु परिकल्पना और एक है हमारी ज्वारीय परिकल्पना, जिसे ग्रहाणु परिकल्पना को कहा जाता है प्लेनेटसिमल हाइपोथेसिस और इसको कहा जाता है टाइडल हाइपोथेसिस। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने तो केवल उत्पत्ति का जो केंद्र बिंदु है या जो मूल है वो किसे माना है, एक सूर्य को माना है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि सूर्य तो था ही, यानी कि सूर्य को इन्होंने क्या मान लिया, रेडीमेड मान लिया, बना हुआ मान लिया पहले से ही। इन्होंने सूर्य को क्या किया था, बनाया था, इन्होंने रेडीमेड मान लिया कि सूर्य तो है ही। लेकिन अब देखिए कि जब सूर्य था और इन्होंने एक नया विचार यहाँ ये दिया कि सूर्य का अपना एक साथी तारा था, अर्थात कंपेनियन स्टार था। तो जब साथी तारा था तो इन्होंने क्या किया कि इससे सूर्य से उत्पत्ति नहीं करवाई, बल्कि सौरमंडल की उत्पत्ति किससे करवाई, कंपेनियन स्टार से, अर्थात साथी तारे से करवाई। इन्होंने कहा कि जो सूर्य का साथी तारा था वो आकार में सूर्य से क्या था, बड़ा था। और आकार में जब सूर्य से बड़ा था तो जो वस्तु बड़ी होगी उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा, बड़ा होगा, अधिक होगा। तो सूर्य से क्या निकलती है, देखिए सूर्य है तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, और जब नाभिकीय संलयन होगा तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वही पृथ्वी तक आती है, जिससे हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो इसी क्रम में कभी कभी क्या होता है कि सूर्य से जो एनर्जी निकलती है वो दो मोड में निकलती है, ठीक है। एक तो जो रेगुलर एनर्जी निकलती रहती है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। कभी कभी क्या होता है कि सूर्य के जो कोर का हाइड्रोजन है वो हीलियम में बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है। तो कोर में हाइड्रोजन के हीलियम में ज़्यादा परिवर्तन होने के कारण इससे एनर्जी बहुत तेज गति से निकलेगी, जिसे सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं, सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब सौर ज्वालाएं इससे निकलेंगी तो इसका ग्रेविटेशन क्या है, अधिक है। तो सौर ज्वालाओं के साथ में या सोलर फ्लेयर के साथ में इससे कुछ गैसें बाहर आती हैं, ठीक है। केवल एनर्जी बाहर नहीं आएगी सूर्य से, कुछ गैसें भी बाहर आएंगी, ठीक। अब इससे जब कुछ गैसें बाहर आएंगी तो सूर्य का क्या है, एक अपना वायुमंडल है जिसे हम क्रोमोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये गैसें बाहर ना जा करके, पृथ्वी तक ना जा करके इसके क्रोमोस्फीयर में आ जाती हैं, और क्रोमोस्फीयर में जब आ गई यानी कि यहाँ तक ये गैसें आ गई तो इसके ग्रेविटेशन ने इनको क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन जैसे ही जब तक ये गैसें यहाँ तक पहुँचती, ये जो साथी तारा था अपने ऑर्बिट पर क्या हो गया, और आगे बढ़ गया। अब इन गैसों को ना तो और ये जो गैसें हैं ना तो कंपेनियन स्टार में जा पाई और ना ही वापस सूर्य में जा पाई, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स था वो अधिक था, इसलिए इसके पास नहीं जाने दिया, नहीं अपनी ओर खींच लिया। लेकिन तब तक ये क्या हो गया, अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ गया। तो अब सूर्य के एंगुलर मूवमेंट की वजह से, यानी कि सूर्य के ग्रेविटेशन की वजह से इन गैसों को क्या मिल गया, एक एंगुलर मूवमेंट मिल गया। अंतरिक्ष में ही ये गैसें सूर्य के चारों तरफ क्या करने लगी, घूमने लगी। और इसी से चैम्बरलिन ने क्या बताई कि इन 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि बात तो ये भी वही कह रहे हैं, कंपेनियन स्टार से करवाते तब तो बात अलग थी। इन्होंने उत्पत्ति भी किसी से करवाई है, उसी सूर्य से करवाई है जो अद्वैतवादियों ने बात कही है। इन्होंने भी क्या कहा है कि जो सूर्य से गैसें निकली उसी से क्या हुआ है। लेकिन साथ में बस इन्होंने एक नई बात क्या जोड़ दी कि एक साथी तारा था, उसके बस ग्रेविटेशन फोर्स, इसको सिर्फ कहाँ यूज किया है कि इसका ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसमें से गैसें निकली, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब इनकी जो आलोचना हुई उनसे ये पूछा गया कि भाई साहब रुकिए, हमें ये बताइए कि जो साथी तारा था ये कहाँ चला गया, आपने इसके बारे में तो बताया ही नहीं। तो इन्होंने साथी तारे के बारे में बताया ही नहीं कि साथी तारा कहाँ चला गया। इनको तो बस अपना काम करना था। क्या काम किया कि 9 ग्रहों की उत्पत्ति करवाई और बात खत्म, अब आप कुछ भी कहते रहो, ठीक है। तो इन्होंने जो उत्पत्ति करवाई वो किससे करवाई, सूर्य से निकली हुई गैसों से।
और साथ ही तारे को बताया ही नहीं कहाँ चला गया। तो इसी क्रम में इनकी भी वही आलोचनाएं हुई जो कांट की और लाप्लास की हुई कि अगर सूर्य से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है तो सभी ग्रहों की जो संरचना होगी वो क्या होगी, सूर्य के समान होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज देखिए जो नई नई रिसर्च हुई है वो क्या कहती हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है वो अलग है, यहाँ पर अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, बृहस्पति पर अलग गैसें पाई जाती हैं, बुध पर अलग गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, तो फिर इनसे पूछा कि अगर मान लो, हम मान भी लेते हैं आपकी बात कि मान लो सूर्य से ही उत्पत्ति हुई है, तो ये बता दीजिए कि इनका एंगुलर मूवमेंट एक जैसा क्यों नहीं है। एंगुलर मूवमेंट एक जैसा होना चाहिए, उनकी कोणीय गति एक जैसी होनी चाहिए, वो भी अलग अलग है। इसलिए इनकी विचारधारा भी यहाँ क्या हो जाती है, फेल साबित हो जाती है। लेकिन इन लोगों की विचारधारा को आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सोलर सिस्टम को समझने के लिए इन्होंने क्या दिया, एक आधार दिया, यानी कि इन्होंने एक नींव दी जिससे हम सोलर सिस्टम के बारे में जानने के बारे में क्या हुए और आगे बढ़े, नई नई रिसर्च हमको मिली। ठीक है, अब ग्रहाणु परिकल्पना कंप्लीट होने के बाद में अगली जो परिकल्पना थी जेम्स जीन की, वो थी ज्वारीय परिकल्पना। सेम आपको लग रहा होगा कि सर ने यहाँ भी एक वही सूर्य बनाया, एक कंपेनियन स्टार बनाया, यहाँ भी सूर्य कंपेनियन स्टार है, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर समझिए। अभी देखिए सेम बात है, अभी तक हम सेम बात करते हुए आ रहे हैं। ज्वारीय परिकल्पना जो टाइडल हाइपोथेसिस है, ये किसने दी थी? सबसे पहले तो ये नोट करना, जेम्स जीन ने दी थी। और यहाँ मैंने दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा है जेफरीज। तो जेफरीज ने क्या किया था, इसको मॉडिफाई करके अपनी बातें थोड़ी बहुत जोड़ के इसको मॉडिफाई कर दिया। इसलिए जेफरीज का नाम भी किसके साथ जुड़ता है, टाइडल हाइपोथेसिस के साथ जुड़ता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने तो गैसें बताई, अब ये बता रहे हैं कि ये तो गलत थे। अब हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात क्या है। इन्होंने ये कहा कि गैसों से नहीं बल्कि सूर्य से निकले हुए मैटर से क्या हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। अब इन्होंने क्या कहा, जैसे चैम्बरलिन ने इसका एक कंपेनियन स्टार माना, साथी तारा माना, ऐसे ही जेम्स जीन ने भी सूर्य का क्या माना, एक साथी तारा था जो आकार में सूर्य से बड़ा था। अब आकार में सूर्य से बड़ा है तो इसका भी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है तो बस इन्होंने एक बात यहाँ रख ली कि जो सूर्य का भाग इस तारे के सम्मुख है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है जो तारे के सम्मुख है, वो क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अधिक लगेगा। और इसके पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगेगा तो इसका जो मटेरियल है सूर्य का वो क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। और बाहर की ओर निकलेगा तब क्या होगा, वो सूर्य के ग्रेविटेशन में आ जाएगा। और सूर्य के ग्रेविटेशन में आ जाएगा तो इसी पदार्थ से या निकले हुए इसी मैटर से इन्होंने क्या करवाई, सौरमंडल की उत्पत्ति करवा दी। बात तो सेम है। अंतर क्या आ गया द्वैतवादियों में और अद्वैतवादियों में? इन्होंने तो एक ही केवल सूर्य को जिम्मेदार बताया, ये कंपेनियन स्टार साथी तारे को भी साथ में लेकर के आए, इसीलिए इसको द्वैतवादी परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, अब आलोचना इनकी भी वही शुरू हुई कि भाई साहब सेम संरचना कहाँ है, साथी तारा कहाँ गया, नहीं बताया इन्होंने, क्योंकि इनका बस काम इतना था कि हमें 9 ग्रहों की उत्पत्ति करवानी है, उसके बाद हम अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कोई पूछेगा बताना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरा, नई नई रिसर्च हुई, अनुसंधान हुए, उनके आधार पर एक और हमारी परिकल्पना आई जिसे हम डुअल स्टार हाइपोथेसिस कहते हैं, द्वितारक परिकल्पना कहते हैं। और ये परिकल्पना लेकर के आए आर.ए. लिटिलटन। इनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, नेट जेआरएफ में, यूपीएससी में यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है कि लॉर्ड लिटिलटन की परिकल्पना की समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। मेंस में कई बार सवाल आ जाता है। ठीक है, तो समीक्षात्मक टिप्पणी करना का मतलब है कि उसकी समीक्षा करते हुए टिप्पणी कीजिए, आलोचनाएं भी बताइए और उन्होंने अपने क्या क्या बिंदु दिए वो भी बताइए। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 कंपेनियन स्टार हैं, तो लिटिलटन ने कहा कि सूर्य था ही, उसका एक कंपेनियन स्टार था, एक और उसका कंपेनियन स्टार था, यानी कि इसने 2 साथी तारे माने और 2 साथी तारे माने और ये कहा कि एक साथी तारा था वो नया था और जो दूसरा साथी तारा था वो पुराना था। जब हमने तारों का जीवन चक्र समझा था तो अब मैंने आपको उसमें बताया था कि जब तारे बनते हैं स्टार्टिंग में तो वो कब बनते हैं, जब गैलेक्सी अपने एक्स पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो गैलेक्सी के अपने एक्स पर एंटी क्लॉकवाइज घूमने से क्या होता है, वहाँ गैसों के बादल बनने लगते हैं, गैसें एक जगह एकत्रित होने लगती हैं, तो वहाँ भ्रूण तारे का निर्माण होता है। लेकिन ये क्या बात कर रहा है कि जो
बड़ा साथी तारा था ये अपनी अंतिम अवस्था में था। अंतिम अवस्था का मतलब है कि इसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ होगा। और सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? जब उसका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो चुका होता है। जब हीलियम में हाइड्रोजन परिवर्तित हो जाएगा तो वो हीलियम वापस कार्बन में यानी कि भारी पदार्थों में परिवर्तित होगी, तब उसमें क्या होगा? एक विस्फोट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और उसके बाद में ये कैसा बन जाएगा? रेड जायंट जैसा बन जाएगा, लाल दानव बन जाएगा, रक्त दानव बन जाएगा। और रक्त दानव जैसे ही बनेगा तो ये व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा, श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही श्वेत वामन में परिवर्तित होगा तो अंत में इसको ब्लैक होल में भी समाहित होना है, क्योंकि सबका एक निश्चित स्थान है, जो जहाँ से आया उसे वहीं वापस जाना भी है। तो जब ये श्वेत वामन में परिवर्तित होगा तो इसकी जो गैसें हैं वो गैसें क्या हो जाएंगी? गैलेक्सी के केंद्र में चली जाएंगी, गैलेक्सी के सेंटर में चली जाएंगी। और जो इसकी डस्ट है वो अंतरिक्ष में बिखर जाएगी। क्या होगी? अंतरिक्ष में इसकी डस्ट बिखर जाएगी। और उसी बिखरी हुई इस तारे की डस्ट से लिटिलटन ने क्या करवाई? सौरमंडल की उत्पत्ति करवाई। तो इन जो बाकी के जो सिद्धांत हैं, बाकी की जो परिकल्पना है, उससे सबसे शानदार परिकल्पना कौन सी बताई इसने? लिटिलटन ने बताई। उस समय की सबसे शानदार परिकल्पना थी। ठीक है, यानी कि साथी तारे की बिखरी हुई डस्ट से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। फिर उस डस्ट को सूर्य का ग्रेविटेशन फील्ड मिला और एक एंगुलर मोमेंट मिला, और जिसके कारण वो सूर्य के चारों तरफ क्या करने लगे? घूमने लगे, जिससे क्या हुई? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और आज हमने जाना कि किस तरीके से किस किस वैज्ञानिक ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी हैं। ठीक है, आगे हमारे लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे जागृति क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी कोई भी क्वेरी हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में या जागृति क्लासेज के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।